नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 192 देशों में कल मनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 2 अरब लोग करेंगे योग। राजपथ पर प्रधानमंत्री की अगुवाई में मुख्य समारोह। दिल्ली सरकार के टीवी विज्ञापन पर विवाद। सरकारी खर्च पर मुख्यमंत्री के महिमामंडन का आरोप। बीजेपी ने बताया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन। मुंबई में जहरीली शराब पीने से अब तक 84 लोगों की मौत। 4 एक्साइज कर्मचारी निलंबित। 5 की गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी पुलिस की पहुंच से अब भी बाहर। भारत के लिए 10% विकास दर हासिल करना मुमकिन। वित्त मंत्री अरुण जेटली का अमेरिकी निवेशकों को बेहतर माहौल का भरोसा। आर्थिक सुधार जारी रखने का वादा। और आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान के नरम रुख की अमेरिका ने की पुष्टि। विदेश विभाग की रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ कार्रवाई न करने का दावा। और आइए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का नया टीवी विज्ञापन विवादों के घेरे में आ गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि विज्ञापन में सरकारी खर्च पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का महिमामंडन किया गया है। बीजेपी ने विज्ञापन को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया है और इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है। जानकारों ने भी इस विज्ञापन को कानून के उल्लंघन का मामला करार दिया है। बाकी सरकारें तो कहती थी कि पैसे नहीं हैं, फिर केजरीवाल के पास पैसे कहां से आए? 2 मिनट के इस विज्ञापन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 11 बार जिक्र किया गया है, जबकि दिल्ली सरकार का इसमें कोई जिक्र नहीं है। विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने सरकारी खर्च पर बने इस विज्ञापन में केजरीवाल को मसीहा के तौर पर दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है। विज्ञापन पर हुए खर्च को भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट and Arvind Kejriwal do not have money to pay to safai karmacharis, sanitation workers who live on very small salaries. And Arvind Kejriwal says, I have no money. But he wants to use money to simply blow up money. केजरीवाल जी ना केवल दिल्ली सरकार ना केवल केजरीवाल जी के नेतृत्व में कॉरपोरेशन से लड़ रही है, ना केवल वो केंद्र सरकार से, पुलिस से, मीडिया से, सबसे लड़ रही है, बल्कि अब तो ऐसा देखा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ रही है। कानूनी जानकारों का कहना है कि विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल का कई बार जिक्र उनके महिमा मंडन जैसा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। इसके लिए 6 महीने तक की सजा का भी प्रावधान है। वो बिल्कुल इट विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ ए कंटेम्प्ट एंड एनीबॉडी कैन अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन इशू and the contempt notice, and it is now up to the Supreme Court, because he himself or the Delhi government straightway is challenging the order of the Honorable Supreme Court. Now it is up to the Supreme Court how they will deal with it. दरअसल पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों पर दिशा निर्देश जारी किए थे। अदालत ने कहा था कि सरकारी विज्ञापनों में नेताओं के फोटो का इस्तेमाल करके उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के मुख्य न्यायाधीश की तस्वीर ही इस्तेमाल की जा सकती है। उधर आम आदमी पार्टी से अलग हुए नेताओं को आलोचना का मौका मिल गया है, जबकि पार्टी इसे कानूनी दायरे में बता रही है। बहुत ही रिग्रेसिव तरह का स्टीरियोटाइपिंग महिलाओं का इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए किया गया है। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आम आदमी पार्टी जिन सिद्धांतों पर बनाई गई थी उसके बिल्कुल खिलाफ है। There's nothing wrong with the advertisement. We have fully complied with the orders of the Supreme Court. The only fact is that BJP cannot tolerate the fact that Aam Aadmi Party's government is in existence in Delhi. इस टीवी विज्ञापन के अलावा दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बीते हफ्ते भर अखबारों में भी फुल पेज ऐड जारी किए हैं, जिसमें सरकार के बीते 4 महीने के कामकाज की उपलब्धियों को गिनाया गया है। अपने पास कोई मंत्रालय ना रखने के बावजूद दिल्ली में हुए कामों को लेकर दिल्ली सरकार के नए विज्ञापनों में सिर्फ केजरीवाल का ही गुणगान हो रहा है। ऐसे में इसका विवादों से जुड़ना तो स्वाभाविक है ही, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इसके पीछे की मंशा सिर्फ खबरों में बने रहना है या दिल्ली के दम पर आगे के चुनाव लड़ने की तैयारी। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
इस पूरे विवाद पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनसत्ता के संपादक ओम थानवी जी हैं। ओम, स्वागत है आपका। एक और विवाद मैं कहूँ दिल्ली सरकार के साथ हर रोज़ मैं कहूँ एक नया विवाद जुड़ता है। ताज़ा मामला विज्ञापन को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जिस तरीके की हैं और जिस तरीके के ये विज्ञापन हैं, आरोप ये है कि ये विज्ञापन उन गाइडलाइंस का न सिर्फ उल्लंघन कर रहा है बल्कि महिमा मंडन का कार्यक्रम एक तरीके से दिखता है। क्या वाकई इसमें सत्ता है? महिमा मंडन तो है, पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो हैं उसमें से जैसे गली निकालना कहते हैं, गली निकाल ली गई। यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तस्वीर जो है उसकी ममानियत करता है। तो केजरीवाल की तस्वीर नहीं है, वो तस्वीर शब्दों में है। तो उस तरह से कहा जाए, भावना अगर समझें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तब तो उसकी अवहेलना है, क्योंकि आप शब्दों में भी तस्वीर केजरीवाल की उसमें खींच रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। और अगर कानूनी नुक्तों में कोई चला जाए, कहे आपने तस्वीर का कहा था, फोटो का कहा था, फोटो तो इसमें है नहीं, तो ये एक आनुषंगिक बात है। पर मेरा मानना ये है कि केजरीवाल के अपने जो सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को लेकर पार्टी आई थी, बाकी लोग ये काम पहले से कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि दिलचस्प बात है कि अब वही लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, जबकि केंद्र से लेकर के अगर आप देखें हरियाणा तक में, हरियाणा का विज्ञापन रेडियो पे आता है मनोहर सरकार। तो चूंकि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री वहां पर हैं, तो उन्होंने भी एक गली इस तरह से निकाली हुई है। तो मेरा मानना यह है कि महिमा मंडन केंद्र से लेकर राज्यों तक जो लोग सत्ता में सबसे आगे होते हैं, वो भूल जाते हैं कि सरकार जो है वो बहुत लोगों को लेकर चलती है। तो केजरीवाल अकेले नहीं है इसमें। केजरीवाल का महिमा मंडन इस विज्ञापन से लेकर के दिल्ली की सड़कों तक पे होता है। और अब तो ये हो गया है, अगर ये विज्ञापन पार्टी की तरफ से होता तो मैं मानता हूँ ठीक होता, लेकिन फिर भी पार्टी का भी जब विज्ञापन होता है, आप देखेंगे कि उसमें केजरीवाल 5 साल वगैरह, तो केजरीवाल आगे रहते हैं। तो केजरीवाल ने बिल्कुल उस तर्ज पर जैसे और लोग करते आए हैं, बिल्कुल एक केंद्रीकृत जो राजनीति है उसको ही उजागर किया है। और अब उनका विज्ञापन भी जो है उस तरीके से ही उनको हाईलाइट करता है। क्योंकि मैं गाइडलाइंस देख रहा था कि जिस तरीके से कोर्ट ने भी कहा था कि जो वहाँ पर कोई पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात हो रही थी, ये कह रहा था कि जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो, किसी पक्ष, किसी पार्टी या फिर किसी शख्स को लेकर कोई महिमामंडन ना हो। जो आपने बात कही बिल्कुल सटीक दिखती। कई राज्यों में मैं कहूँ कि कानूनी जो पतला गलियारा है उसको ढूंढ लिया गया है और उसी गलियारे के तहत आगे बढ़ने की कवायद होती है। एक जो आरोप इस विज्ञापन पर एक और है कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से दिखाया गया है, वो केजरीवाल सरकार पर भी आरोप लगता है। निश्चय वो उसमें तो मेरे ख्याल में कोई दो राय है नहीं, क्योंकि अगर वो महिला काम करती दिखाते आप उनको, और वो काम किसी दफ्तर में कर रही हैं कहीं और जगह पे, लेकिन बिल्कुल रसोई वाली जो एक आम जो छवि बना रखी है भारतीय गृहिणी की, तो औरत हमेशा गृहिणी ही रहे, पति सोफे पे बैठा रहे, अखबार पढ़ता रहे, चाय पीता रहे, टीवी भी देख रहा है, और सारा काम सब्जी खरीदने से लेकर के और वो औरत कर रही है रसोई तक का। तो ये जो एक स्टीरियोटाइप छवि जिसको कि तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरतें काम करें लेकिन वो काम करने के लिए अपनी जो रसोई की चारदीवारी है उससे बाहर आएँ। तो वो जो एक छवि बननी चाहिए कामकाजी औरत की, वो नहीं बनती है। वो एक घरेलू और रसोई में या सब्जी खरीदने वाली बिल्कुल गृहिणी जो है उस पर केंद्रित रहती है। तो ये एक कहना चाहिए संकीर्ण और ओछा नज़रिया है, ये समाज का पिछड़ा हुआ रूप पेश करता है। उसको एंडोर्स करके मेरा मानना ये है कि इन्होंने गलत काम किया। और क्या केजरीवाल सरकार जो कि नई तरह की राजनीति, नए तरह के कदमों के लिए जानी जा रही थी, या फिर जिसकी मैं कहूँ कि दावे हो रहे थे, एक एक करके जो मामले आ रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो उनसे अलग नहीं बल्कि उनके साथ खड़ी हुई दिखती है? मतलब वो असल में उन्हीं लोगों के हथियार इस्तेमाल करके उनको लगता है कि हम उनसे जूझ सकते हैं, ये ऐसा उनको लगने लगा है। क्योंकि पैसे की बर्बादी जिस तरीके से और सभी सरकारें विज्ञापनों के नाम पे करती हैं, हम सब जानते हैं, और इतनी फिजूल खर्ची करती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अब उनको लगा है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया जो है वो आपको बहुत सहयोग नहीं करता है, लेकिन हमेशा नहीं। आप जब गलत रास्ते पे जाते हैं तो आपकी आलोचना होती है। लेकिन ये जो दिल्ली में जंग साहब के साथ में जो इनका विवाद हुआ, आप पाएंगे कि मीडिया ने लोकतंत्र का तकाजा करते हुए केजरीवाल का ही साथ दिया था कि हाँ, ये अगर चुनी हुई सरकार है तो उसको पूरे हक मिलने चाहिए। बहुत व्यापक तौर पर मेरे ख्याल में व्यापक स्तर पर मीडिया ने उनका पक्ष इसमें लिया है। लेकिन ये है कि मीडिया में भी बहुत से लोग हैं, पर सारा मीडिया जो है उसको वो दुश्मन मान करके, और ये विज्ञापन तो एक तरीके से तकरार, ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। क्योंकि आप सारे मीडिया को दुश्मन ठहराएं और उस गृहिणी के जरिए आप अपना बचाव पेश करें, मेरे ख्याल में ये अपने आप केजरीवाल को भी एक तरीके से कमजोर और पुअर लाइट में पेश करता है। एक आखिरी सवाल थानवी साहब की, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है और
पैसे की बर्बादी है दूसरी हो। कैसा लगता है कि राजनीतिक दल जो अब तक दिखता था कि अपने कामों की बजाय एक दुष्प्रचार या फिर प्रचार के आडंबर के जरिए कोशिश करते थे जनता को रिझाने की, उसी कवायद में भी ये सरकार भी लग गई है। वही काम हो रहा है। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा उपलब्धियां नहीं हैं। ये एक उपलब्धि हुई ना, बिजली के बिल आपने कम किए, सब्सिडी दी, जिसको लेके विवाद भी काफ़ी हो सकता है, लेकिन मान ले कि ये बड़ी उपलब्धि आपकी है, लेकिन मेरा मानना है कि उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है। उनकी उपलब्धियां आगे होंगी जब वो जन लोकपाल को लेकर के आएँ या और कोई इस तरह की चीज़ें करें। शिक्षा को लेकर के कोशिश वो लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जो निजी संस्थान हैं उनको काबू करें। एक नए कानून की बात हो, नए कानून की, तो वो एक उपलब्धि होगी अगर जब वो उसको अर्जित कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ का भंडाफोड़ मेरे ख्याल में ये असल में मीडिया को एक सबक जो है ना वो देने के लिए, उनका कहना चाहिए काउंटर करने के लिए विज्ञापन अधिक है बजाय सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए। ओम थानवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। पिछले कुछ समय से अपने देश में सोशल मीडिया की सक्रियता के साथ उससे जुड़े लोगों की परेशानियां और यहां तक कि उन पर हमले भी बढ़ गए हैं। 11 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो क्या उनको जर्नलिस्ट माना जाए? और जर्नलिस्ट माना जाए तो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं? जाहिर सी बात है कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जिनके एक सप्रेस्ड बिल है, दमित इच्छाएं और अपने को व्यक्त करेंगे। सोशल मीडिया हैज कम टू स्टे। इसमें एक जो सबसे बड़ा डर पत्रकारिता के दृष्टिकोण से यह है कि रिपोर्टर्स की बिल्कुल इसने एक तरह से कमी बिल्कुल खत्म, मैंने नीड हटा दिया है। देखिए मीडिया मंथन आज शाम 7:30 बजे। देश भर में कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे बड़ा आयोजन दिल्ली के राजपथ पर होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में करीब 35,000 लोग योग करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अमेरिका में इस कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर योग कार्यक्रम के जरिए अपना प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया है। दिल्ली का राजपथ रविवार की सुबह योग दिवस पर होने वाले भव्य आयोजन का गवाह बनेगा। सुबह 7 बजे शुरू होने वाले इस सामूहिक योग कार्यक्रम में 35 मिनट के दौरान 21 से ज्यादा योग के आसन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योग कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे और उनके साथ कई मंत्री और सांसद भी मौजूद रहेंगे। 6:40 से 7:40 तक 1 घंटे का कार्यक्रम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 6:40 का उनका आगमन होगा। 6:40 से 7 तक मंच पर जो विराजमान है उसमें से माननीय प्रधानमंत्री जी सबको संबोधित करेंगे। मैं 1-2 मिनट सबका स्वागत करूंगा और ठीक 7 बजे योगासन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। राजधानी के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी योग के कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग शहरों में मौजूद रहेंगे। विदेशों में भी योग दिवस के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली सैन फ्रांसिस्को, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज न्यूयॉर्क में और नजमा हेपतुल्ला शिकागो में योग दिवस पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि योग दिवस की आड़ में केंद्र सरकार अपना प्रचार कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो स्वयं योग किया करते थे। मेरे ख्याल से ऐसी साधना तो, ऐसा ध्यान तो बाकी आज के प्रधानमंत्री को तो करने में भी कोई 15 साल लग जाएंगे। और ये कल का जो योग दिवस है वो केवल राजयोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने पर सहमति जताई थी। दुनिया के 177 देशों की ओर से मंजूर किए गए इस प्रस्ताव को सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। ललित मोदी को मदद पहुंचाने के मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से मौन तोड़कर सफाई देने की मांग की है। पार्टी ने धमकी दी है कि अगर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस्तीफा नहीं लिया गया तो पार्टी संसद का मॉनसून सत्र नहीं चलने देगी। हम ये मांग करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती।
संसद के अंदर हम मांग उठाएंगे, संसद के बाहर हम मांग उठाते रहेंगे। प्रधानमंत्री को अपने मौन व्रत तोड़ना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि वो राजनीतिक दलों में वन मैन शो के खिलाफ हैं। निजी चैनल आज तक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आगाह किया कि जो भी सत्ता का दुरुपयोग करेगा, मतदाता उसे सबक सिखाएंगे। वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि नेताओं को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह विनम्र होना चाहिए। निजी चैनल आज तक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सत्ता के साथ विनम्रता नहीं होगी तो देश सेवा नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर जिसको भी सत्ता मिलती है उसको बहुत अधिकार प्राप्त हो जाता है, वो धन से ज्यादा है, और उस अधिकार को प्राप्त करने के बाद जो विनम्रता नहीं रख सकेगा तो वो कोई देश की सेवा नहीं कर सकेगा। आडवाणी ने आपातकाल की दोबारा आशंका के अपने बयान पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका ये बयान तानाशाही के खिलाफ था। I have not related anything that I have said in my yesterday's Indian Express report to any individual. हालांकि लालकृष्ण आडवाणी के इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। जितना नरेंद्र मोदी को जानते हैं कोई दूसरा नहीं जानता होगा। नरेंद्र मोदी जी को बचाया किसने? इनका तो इस्तीफा हो रहा था गुजरात राइट्स के बाद, आडवाणी जी ने बताया। तो ऐसे लोगों को समर्थन करके उन्होंने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। बीते 3 दिन में लालकृष्ण आडवाणी का ये दूसरा इंटरव्यू है। 18 जून को इंडियन एक्सप्रेस में छपे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि देश में आज भी इमरजेंसी की आशंका है और संविधान में ऐसे कवच नहीं है जो इमरजेंसी को रोक सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश पुलिस ने हैदराबाद के एक चैनल टी न्यूज़ को नोटिस जारी किया। ये नोटिस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफन्स के बीच बातचीत का ऑडियो टेप चलाने के मामले में जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि टीवी चैनल ने 7 जून को रात 8:30 बजे के बाद जो ऑडियो टेप चलाया उससे राज्य में कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता था। इस नोटिस का तेलंगाना के मीडिया समूहों ने विरोध किया है। सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों ने राज्य के डीजीपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी सदस्य रेवनाथ रेड्डी को 31 मई को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। उन पर तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव में टीडीपी बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने के लिए मनोनीत विधायक स्टीफन्स को रिश्वत देने का आरोप था। नायडू के ऑडियो टेप को इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा था और विपक्षी दलों ने भी नोटिस को राज्य सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया। Chandrababu is doing. Chandrababu has supported by the background by the Narendra Modi. His background is there, so that's why he is giving a notices. Whatever new notices coming from the Visakhapatnam, giving here is a media person notice means that they want to stop. We have got to influence people. We can do anything. मुंबई में मलाड़ के लक्ष्मी नगर की झुग्गी बस्ती में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है, जबकि 31 अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इस मामले में एक्साइज विभाग ने 4 कर्मचारियों को निलंबित किया है। इन सभी के खिलाफ जल्द विभाग की जांच भी शुरू होगी। पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। कल गिरफ्तार किए गए 3 लोगों को स्थानीय अदालत ने 26 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मलवानी थाने से अटैच 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और इससे पहले दिसंबर 2005 में मुंबई के विक्रोली में जहरीली शराब पीने से 87 लोगों की मौत हुई थी। निजी स्कूलों की भारी फीस के चलते गरीब आदमी चाहकर भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पाता और ऐसे में रांची में चल रहा है कि स्कूल इन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। 10वीं तक के इस स्कूल में महीने की फीस मात्र 70 रुपए है। रांची जिले में चल रहा ये महात्मा गांधी स्मारक माध्यमिक विद्यालय देखने में दूसरे आम निजी स्कूलों की तरह है, लेकिन कम फीस और बेहतर पढ़ाई के मामले में ये मिसाल बना हुआ है। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र निचले और गरीब तबके के हैं और फीस है 70 रुपए महीना। शिक्षा की ये मशाल जलाई है धन सिंह दास ने, जिन्होंने 45 साल पहले रेलवे की नौकरी छोड़कर गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे इतने बच्चे आ गए कि स्कूल खुल गया। 5 रुपया हमको फीस मिलता था,
5 रुपया से हो गया 10 रुपया, 10 से हो गया 15, 15 से हो गया 25, 25 से 45, 45 से 60, 60 से 70। यही है, आज तक यही चल रहा है, इसी में गुजारा हो रहा है। तो गुजारा इसलिए कि कैसे भी करते 3 चीज की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज जो है हमको किसी तरह से पूरा हो जाता था। धन सिंह दास का 45 साल का सफर आसान नहीं था। कुछ साल पहले जिस किराए के मकान में ये स्कूल चल रहा था, वहां इसे बंद होने की नौबत आ गई, लेकिन पूर्व छात्रों और स्थानीय लोगों की मदद से स्कूल की नई इमारत खड़ी हो गई। फीस कम होने से गरीब और मजदूर लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजते हैं। स्कूल में जब आए तो यहाँ की जो बुनियादी पढ़ाई थी बहुत ही अच्छी थी। मैंने कि क्या बताया कि हम लोग यहाँ पर जब पढ़ने लगे तो हमारे धन सिंह सर जो एक ही टीचर थे, उस वक्त एक ही टीचर थे, पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। खेत में काम करते हैं और मुझे यहाँ पढ़ाने में सक्षम है। यहाँ 70 रुपये है, उसमें कोई ज़्यादा दबाव नहीं लगता है। मैं केजी क्लास से पढ़ रहा हूँ, अभी 10 क्लास में पहुँच चुका हूँ। और मेरे बहुत से दोस्त यहाँ पढ़ते थे लेकिन वे दूसरे स्कूल में चले गए। लेकिन मुझे स्कूल पसंद है, यहाँ के टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। धन सिंह दास को अपने परिवार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके बच्चे पढ़ाई पूरी करके पिता के इस अभियान में साथ हो गए। शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण के बीच आज भी समाज में धन सिंह जैसे लोग हैं जो शिक्षा के जरिए लोगों के जीवन में रोशनी लाने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर रोटी बैंक की। जी हाँ, सुनने में कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन बुंदेलखंड के महोबा जिले में एक अनोखा बैंक खुला है जहां नोट नहीं रोटियां मिलती हैं। बुंदेलखंड इलाके में भुखमरी के अलावा भारी तादाद में युवा पलायन को मजबूर हैं। पिछले कई साल से सूखे की मार झेल रहे इस इलाके में गरीबी और भुखमरी से निपटने में सरकारें भी नाकाम रही हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने एक अनूठी पहल की है। महोबा के रहने वाले तारा पाटकर और हाजी मुट्टन ने रोटी बैंक बनाया है, जहां से जरूरतमंदों को वक्त पर रोटी मिल जाती है। हर घर से 2 रोटी और सब्जी एकत्र करते हैं, फिर एक जगह एकत्र होने के बाद उसके पैकेट बनाने के बाद अलग अलग जोनों में लड़के चले जाते हैं। महोबा में रोटी बैंक सामाजिक आंदोलन बन चुका है। रोजाना शाम होते ही कुछ युवा टोली बनाकर घर घर रोटी इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। इकट्ठा की गई रोटियां बैंक के दफ्तर लाई जाती हैं। यहाँ इनकी रजिस्टर में एंट्री कर पैकेट बनाए जाते हैं, जिसके बाद ये पैकेट शहर में अलग अलग जगहों पर गरीबों में बांट दिए जाते हैं। पे जो कॉलोनियाँ बनी हैं वहाँ पे बहुत से ऐसा गरीब तबका है जिनको 2 वक्त की रोटी मुसव्वर नहीं है। तो समझ लीजिए उनके लिए ये हम लोग की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है कि जो उनको कम से कम हम लोग दे सके। रोटी बैंक हमारे महोबा में एक चलती है, तो हम लोग उसमें ये 2 रोटी अपनी तरफ से देते हैं। पहले मांग के खाते थे, अब बैंक रोटी चल गई, जब से भूखे नहीं सोते। रोटी बैंक की शुरुआत महज 10 घरों से हुई थी, लेकिन आज शहर के 400 घर इसमें योगदान करते हैं। इससे रोजाना करीब 800 रोटियां जमा हो जाती हैं। ये सबका पेट भरने के लिए तो काफ़ी नहीं है, लेकिन रोटी बैंक बनने के बाद महोबा में गरीबों की मुश्किलें ज़रूर कम हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 10% की दर से विकास करना मुमकिन है। जेटली ने कहा कि सरकार की ओर से किए जा रहे आर्थिक सुधार, नीतिगत बदलावों और बुनियादी ढांचे से ज़्यादा राशि आवंटन से भारत दोहरे अंक में विकास दर हासिल कर सकता है और इसके लिए अच्छे मॉनसून पर भी काफ़ी कुछ निर्भर रहेगा। वाशिंगटन में अमेरिकी थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में जेटली ने कहा कि 10% के लक्ष्य पर पहुंचना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा अहम है विकास के उस रफ्तार को कायम रखना। वित्त मंत्री मानते हैं कि ऐसा होने पर भारत में अगले 10 साल में गरीबी में भारी कमी आ सकती है। वित्त मंत्री अमेरिकी दौरे पर निवेशकों को आकर्षित करने और उनकी आशंकाओं को दूर करने में जुटे हुए हैं। ग्रीस आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है और यहां के निवासियों ने शुक्रवार को एक दिन में बैंकों से 1 बिलियन यूरो निकालकर आर्थिक संकट को और गहरा दिया। ग्रीस को 30 जून तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 1.7 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। IMF ने ग्रीस को और मोहलत देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ग्रीस ने साफ कर दिया कि अगर उसे मदद नहीं मिलती तो उसके लिए कर्ज चुकाना मुमकिन नहीं। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास लगातार यूरोपीय देशों से मदद की अपील कर रहे हैं। सोमवार को यूरोजोन के नेता ग्रीस संकट पर बैठक करके इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। बैठक में IMF के ताज़ा फैसले के बाद उपजे हालातों पर विचार होगा। ग्रीस के दिवालियापन के गहराते संकट के बीच
जर्मन चांसलर ने ग्रीस को मदद देने की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन इसके लिए ग्रीस की सरकार से सुधारों पर अमल की मांग भी की है। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट से भारत का दावा पुख्ता हुआ है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को लेकर नरम रुख दिखाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और आतंकी समूह पाकिस्तान में ट्रेनिंग, रैलियां, दुष्प्रचार और धन जुटाते रहे। वहीं अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को भी पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह मिल रही है। पाकिस्तान के सैन्य अभियान के बावजूद उनको सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया। 2014 के लिए आतंकवाद के बारे में इस अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत आतंकवादी हमलों का शिकार हो रहा है और माओवादी, उग्रवादी और विदेशी आतंकी समूहों को निशाने पर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि श्रीलंका में सेना से हार के बावजूद लिट्टे का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बरकरार है और उसे वित्तीय मदद भी मिल रही है। तो खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।